निखिल ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे धारणीय विकास की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए, जब हम धारणीय विकास की बात करते हैं तो इसकी अवधारणा भारत में बहुत प्राचीन समय से ही विद्यमान है। हम भारतीय वन्य जीव, वन संपदा, पर्यावरण के अजैविक घटक जैसे पर्वत, नदी, भूमि, इन सभी चीज़ों को धार्मिक भावनाओं से जोड़ करके देखते हैं और इस प्रकार हम प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अपने दैनिक जीवन में सतत विकास या धारणीय विकास को बढ़ावा देते हैं। और वही आज की बात करें तो आज संपूर्ण विश्व की आवश्यकता बन चुका है धारणीय विकास या सतत विकास। तो आज का हमारा टॉपिक इसी पर होगा। हम जानेंगे कि सतत विकास क्या है, सतत विकास को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार क्या नीति या क्या कार्यक्रम अपना रही है, इसकी आवश्यकता क्यों है और इसे प्राप्त करने की राह में क्या क्या चुनौतियां हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। हम सतत विकास की परिभाषा की बात करें तो सतत विकास का अर्थ आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण को सुरक्षित करने से है। यानी कि हम प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग इस प्रकार से करें जिससे पर्यावरण में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न ना हो, साथ ही प्रकृति का शोषण उसकी उत्पादन क्षमता से अधिक ना हो। सतत विकास को ही परिभाषित करने का प्रयास ब्रंटलैंड आयोग द्वारा एक प्रकाशित रिपोर्ट हमारा साझा भविष्य और कॉमन फ्यूचर में की गई थी, जिसमें सतत विकास को परिभाषित करते हुए बताया गया था कि यह ऐसा विकास है जो भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौता किए बिना वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। देखिए, सतत विकास मनुष्य और उसके पर्यावरण के अंतर संबंध को बताता है और इस अंतर संबंध को बताते हुए पर्यावरण की कीमत पर विकास ना करने की चेतावनी सतत विकास में दी जाती है। सतत विकास में आर्थिक और सामाजिक विकास भी शामिल है जो पर्यावरण तथा सामाजिक समानता को सुरक्षित रखता है। सतत विकास की अवधारणा पहले से ही थी और संपूर्ण विश्व इसकी जरूरत को महसूस भी कर रहा था। 1992 के पृथ्वी सम्मेलन से लेकर 2012 के रियो डे जेनेरियो में संपन्न संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन में भी सतत विकास की आवश्यकता पर बल दिया गया था। भारत भी इससे सहमत था। और जब हम सतत विकास की बात करते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन ओवर वर्ल्ड द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसकी बात जरूर आती है। हम देखते हैं आखिर ये है क्या। 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा का न्यूयॉर्क में एक शिखर सम्मेलन हुआ था। संयुक्त राष्ट्र का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था और इसी सम्मेलन में सतत विकास लक्ष्य की रूपरेखा तैयार की गई थी। 193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस नई रूपरेखा जिसका नाम हमने दिया था ट्रांसफॉर्मिंग ओवर वर्ल्ड द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसको स्वीकार किया गया था। इसमें अगले 15 सालों के लिए 17 लक्ष्य तय किए गए थे, जैसे आपका गरीबी, भूखमरी, लैंगिक असमानता या फिर स्वच्छ जल की प्राप्ति, स्वच्छ वातावरण की प्राप्ति, सभी को रोजगार की प्राप्ति, शिक्षा की प्राप्ति, महिला सुरक्षा, इस तरह के इसमें उद्देश्य तय किए गए थे। और चूंकि भारत भी संयुक्त राष्ट्र का सदस्य राष्ट्र है, इसलिए भारत भी इन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रतिबद्ध है। हालांकि भारत में इन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु बहुत सारे कार्यक्रम, नीतियां पहले से ही बनाई गई हैं। पहले से ही इस तरह की नीतियां चल रही थी, कुछ कार्यक्रम चल रहे थे। लेकिन जब सतत विकास का लक्ष्य एक तरह से संयुक्त राष्ट्र द्वारा तय कर दिया गया इस रिपोर्ट द्वारा, तो उसके बाद भारत द्वारा भी इस चीज में और तेजी आ गई, जिसमें काफ़ी ज़्यादा एक तीव्रता आ गई। और कई अब तो एक अभी आपने देखा होगा नीति आयोग ने जितने भी स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं उनको भी शामिल करके सतत विकास को तेजी से प्राप्त करने के लक्ष्य में अपना नया कदम बढ़ाया है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं कि सतत विकास को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों पर हम गौर करें तो सस्ती और टिकाऊ ऊर्जा, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, जल प्रबंधन, रोजगार प्राप्ति के कार्यक्रम, खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, समावेशी शिक्षा हेतु कार्यक्रम, लैंगिक समानता के कार्यक्रम, इस प्रकार के कुछ नीति और कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा बनाए गए हैं, जिसके लिए भारत सरकार प्रयासरत भी है। हमने अभी भी बात की थी, पहले से भी इस तरह की कुछ योजनाएं चलाई जा रही हैं और अभी भी काफ़ी सारे इस क्षेत्र में कई उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कई सारी योजनाएं, कई सारी नीतियाँ, कई सारे कार्यक्रम लाई गई हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गरीबी उन्मूलन के लिए। देखिए, गरीबी उन्मूलन के लिए अंत्योदय योजना, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, जैसे अभी आपने देखा होगा इस बार के बजट में ही प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, या फिर हमारे देश के जो सीमांत किसान हैं या फिर कम भूमि वाले किसान हैं, कम जोत वाले किसान हैं, उनके लिए किसान सम्मान निधि योजना लाई गई, या फिर सामाजिक सुरक्षा योजना में पहले से भी कई सारी योजनाएं चल रही हैं। अटल पेंशन योजना हो गया या फिर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इस तरह की कई सारी योजनाएं चल रही हैं।
और गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम की जब भी हम बात करें तो इससे रोजगार प्राप्ति के कार्यक्रम से भी हम जोड़ करके देख सकते हैं। ये दोनों इंटरलिंक्ड है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर हम रोजगार प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ेंगे, हमारे देश में ज़्यादा रोजगार सृजन होगा तो गरीबी उन्मूलन होगा ही। चलिए उसके बाद बात करते हैं हम जल प्रबंधन पर। जल प्रबंधन में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, अटल भूजल योजना, इस तरह के कुछ कार्यक्रम लाए गए हैं। इसके अलावा भी हमने देखा है कि जल प्रबंधन के लिए अब भारत सरकार बहुत ज़्यादा तीव्रता से काम कर रही है। इजराइल के साथ हमारा एक समझौता भी हुआ है, जिसके अंतर्गत हम वो ड्रिप इरिगेशन की पद्धति या फिर फव्वारा सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई जिसे बोलते हैं, स्प्रिंकल पद्धति से सिंचाई, इंजेक्शन पद्धति से सिंचाई, इस तरह के सिंचाई पद्धति को हम लोगों ने अपने देश में अब बहुत तेजी से इसका विकास किया है। खाद्य सुरक्षा की बात करें तो अच्छा, पहले रोजगार प्राप्ति की बात करते हैं। रोजगार प्राप्ति की बात करें तो मनरेगा, ये तो एक बहुत ही क्रांतिकारी योजना सिद्ध हुई रोजगार प्राप्ति की दिशा में। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप, स्टैंड अप, स्किल इंडिया मिशन, इस तरह के कई सारे कार्यक्रम लाए गए। इसके अलावा भी जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार अपनी तरफ से भी अपने क्षेत्र में, अपने राज्य में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए योजना ला सकती हैं और ला भी रही हैं। वही खाद्य सुरक्षा की बात करें तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा नीति 2013, ये एक बहुत ही कारगर कदम सिद्ध हुआ था हमारे देश में सभी को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने में। इसके अलावा खाद्य पोषण बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। जैसे आपने सुना होगा, लौह समृद्ध ज्वार, बाजरा, कसावा, राइस, फोर्टिफाइड राइस जिसे बोलते हैं, इन सब के द्वारा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पोषण, जो हम भोजन खाते हैं, जो हम अनाज खाते हैं, उसके थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा पोषण देने पर जोर दिया गया है, जिसके लिए भारत में कई तरह के अनुसंधान भी हो रहे हैं। और अभी बिहार की बात करें तो बिहार में तो कई PDS पे, ये जो फेयर प्राइस शॉप होता है, वहाँ इस तरह के लौह समृद्ध चावल, जो फोर्टिफाइड राइस बोला जाता है, फोर्टिफाइड राइस की बिक्री भी की गई थी, ताकि राज्य के लोगों को ज़्यादा पोषण युक्त भोजन मिले। वहीं स्वास्थ्य कार्यक्रम की बात करते हैं तो स्वास्थ्य अभी जो वर्तमान सरकार है उसमें इस स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा काम भी किया है। जैसे आयुष्मान भारत योजना, NHM 2005 पहले से ही चल रहा है, जिसमें रूरल और अर्बन, ग्रामीण क्षेत्र के लिए भी और आपका शहरी क्षेत्र के लिए भी, इन दोनों क्षेत्रों के लिए इस योजना का विस्तार किया गया। उसके अलावा आयुष कार्यक्रम की भी बात कर सकते हैं। आयुष यानी आयुर्वेदिक, यूनानी, सिंधी, होम्योपैथी, ये जो पारंपरिक हमारी चिकित्सा पद्धति है जो सदियों से चली आ रही है, इस चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए ये आयुष कार्यक्रम शुरू किया गया। इसका भी काफ़ी ज़्यादा लाभ देखा गया। वही समावेशी शिक्षा की बात करते हैं तो इसमें भी कुछ कार्यक्रम पहले से चल रहे थे और कुछ कार्यक्रम अभी हाल में लाए गए हैं। जैसे समग्र शिक्षा अभियान की बात करें तो ये फिलहाल रिसेंट में शुरू किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान पहले से ही चल रहा था, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, और पिछले साल के बजट में आपने देखा होगा एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की घोषणा की गई थी और कई सारी जगह पे खोल भी दिया गया है ये, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के बच्चों को आवासीय विद्यालय में मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। इसके अलावा नवोदय विद्यालय, या आपने देखा होगा वो इंदिरा गांधी बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय, इस तरह की योजनाएं पहले से ही चल रही हैं, जिससे राज्य में, हमारे देश में शिक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिल सके और इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रगति हो रही है, ये हमने देखा भी है। वहीं लैंगिक समानता की बात करते हैं तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या सुकन्या समृद्धि योजना, इस तरह की योजनाएं लाई गई हैं ताकि देश में लैंगिक समानता को बढ़ावा दिया जा सके। देखिए, सतत विकास में ऊर्जा का बहुत ज़्यादा योगदान है और ये सस्ती और टिकाऊ ऊर्जा प्राप्ति सतत विकास लक्ष्य का एक लक्ष्य रखा गया है। UN के सतत विकास लक्ष्य में ये भी शामिल है, जिसके लिए भारत में भी कुछ कार्यक्रम चलाए गए, जैसे सौभाग्य योजना, उज्ज्वला योजना, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन के तहत 2022 तक 100 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया। उसके अलावा राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति लाई गई, जिसके अंतर्गत तटों से ज़्यादा से ज़्यादा पवन ऊर्जा का दोहन करने का प्रयास किया गया। वैसे अभी पवन ऊर्जा की बात करें तो 27 गीगावाट हम उत्पादन करते हैं, जिसे 2022 तक बढ़ा करके 60 गीगावाट करने का लक्ष्य है। लघु जल विद्युत परियोजनाओं का विकास, ये भी हमारी प्राथमिकता में है और 2022 तक 5 गीगावाट आपके लघु जल विद्युत परियोजना द्वारा जल विद्युत प्राप्त करने का लक्ष्य है। कुल मिलाकर के देखें तो 2022 तक 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। ये हमने देखा था ना, 60 है राष्ट्रीय 100 है राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन से, 60 है पवन ऊर्जा से, लघु जल विद्युत से 5 है, ये 165 हो गया। इसके अलावा बायोमास ऊर्जा से 10% लगभग बायोमास से उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इसी क्षेत्र में नीति आयोग द्वारा भी कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, वो भी उल्लेखनीय हैं। जैसे विजन 2032,
ये एक दस्तावेज तैयार किया गया है। ये सतत विकास प्राप्त करने की दिशा में एक बहुत ही अहम कदम भारत का माना जा रहा है। उसके अलावा अभी हमने हाल में देखा स्ट्रेटेजी फॉर न्यू इंडिया एट 75, अभिनव भारत एट 75, ये रणनीति लाई गई जिसमें 2022 तक के लिए कुछ लक्ष्यों को तय किया गया है, जब भारत के 75 वर्ष पूरे होंगे और भारत को उस वक्त तक उन उद्देश्यों को प्राप्त करना है। तो इसे भी सतत विकास से जोड़ करके देखा जा रहा है। उसके अलावा नीति आयोग द्वारा 7 वर्षीय रणनीति, 3 वर्षीय एक्शन एजेंडा, ये सब लेकर के आए हैं, जिसके अंतर्गत 2030 तक भारत में 100% साक्षरता, स्वास्थ्य सुविधा, उत्तम सड़क, रेल मार्ग, शुद्ध हवा, पानी और पर्यावरण को प्राप्त करना शामिल है। इसके अलावा सतत विकास को प्राप्त करने के लिए केंद्र के साथ साथ राज्य भी प्रयासरत हैं और अपने अपने स्तर पर केंद्र के साथ मिलकर के राज्य कई योजनाएं बना रहा है या फिर खुद अपने बलबूते पर कुछ योजनाएं बना रहे हैं, सारे राज्यों द्वारा बनाया जा रहा है। ठीक है, ऐसी कई सारी योजनाएं हैं, जैसे बिहार में भी हमने देखा होगा मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, या फिर शिक्षा के लिए भी अभी कई सारी वो 7 निश्चय जो बनाया गया है, 7 निश्चय जो कार्यक्रम लाया गया है, उसके अंतर्गत भी जल प्रबंधन के लिए या फिर रोजगार प्रदान करने के लिए इस तरह के कई सारे प्लान्स चलाए जा रहे हैं, कई सारे कार्यक्रम तैयार किए गए हैं। और नीति आयोग ने एक सूचकांक भी तैयार किया है, एक भारत के सभी राज्यों के बीच का एक सूचकांक है ये। इसमें बताया गया है कि कौन सा राज्य इस सतत विकास प्राप्ति के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। तो हिमाचल, केरल और तमिलनाडु का अच्छा स्थान है, ये तीनों ऊपर इन लोगों को स्थान मिला है। और वहीं असम, बिहार और यूपी की बात करें तो इन्हें सबसे नीचे स्थान प्राप्त हुआ है, यानी सतत विकास प्राप्ति में ये तीनों राज्य पिछड़े हुए हैं, जबकि हिमाचल, केरल और तमिलनाडु ये 3 राज्य शीर्ष पर हैं। ये तो राज्यों की बात हुई। अगर सतत विकास को प्राप्त करने के प्रयासों में अगर हम विश्व में भारत का स्थान देखें तो हम कई प्रयास कर रहे हैं, कई सारे कार्यक्रम, कई सारी नीतियाँ ला रहे हैं। फिर भी हमने अगर इसकी रैंकिंग पर हम नज़र डालें तो 2017 में भारत का स्थान 116 था, जबकि 2016 में ये रैंकिंग 110 थी। यानी कि हम बहुत ज़्यादा इस क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं, ज़्यादा नीतियाँ, ज़्यादा कार्यक्रम, राज्य सरकार, केंद्र सरकार सभी मिल करके इस तरह के प्रयास कर रहे हैं। फिर भी अभी हम बहुत पीछे हैं, विकसित देशों के मुकाबले तो अभी हम बहुत पीछे हैं और इस रैंकिंग से स्पष्ट भी हो जाता है। तो इससे ये भी पता चलता है कि आखिर हम इतने पीछे क्यों हैं, यानी कहीं ना कहीं हमें कुछ कमी है, कुछ ना कुछ समस्या है। हम सतत विकास को प्राप्त करने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं या जो भी प्रोग्राम चला रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी विद्यमान है। तो इस कमी की बात करें तो इस कमी को 4 भागों में हम बांट करके इस प्रकार अध्ययन कर सकते हैं, जैसे संकेतकों को परिभाषित ना करना, वित्त की कमी, निगरानी का अभाव, प्रगति मापन में कमी। संकेतकों की बात करें तो भारत में आज भी इस संकेतकों को सही ढंग से परिभाषित नहीं किया गया है। आज भी हम दूसरे देशों द्वारा जो परिभाषा दी गई है इन संकेतकों की, उसी पर डिपेंड है। द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD, इसके द्वारा कुछ संकेतकों का निर्धारण किया गया है, जिसको हम 2 भाग में बांट करके स्टडी करते हैं। पर्यावरणीय संकेतक है और सामाजिक आर्थिक संकेतक है। इसमें अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग संकेतक बनाए गए हैं, जैसे अर्थव्यवस्था के लिए रोजगार, मुद्रास्फीति या राजकोषीय ऋण, या फिर ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा उपभोग, जीवाश्म ऊर्जा का उपयोग, नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग, या जल संसाधन की बात करें तो वर्षा की मात्रा, नदियों का जल स्तर। इस तरह से हमने नहीं, OECD ने परिभाषित करने की कोशिश की है और आज भी हम उसी पर डिपेंड हैं। जबकि ऐसा हो सकता है कि भारत के लिए परिभाषा कुछ अलग है, ये जो संकेतक है भारत के लिए कुछ अलग हो, हर देश के लिए संकेतक अलग अलग हो सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी कमी है कि आज तक हम संकेतक को परिभाषित नहीं कर पाए हैं। और वित्त की कमी तो एक बहुत बड़ी समस्या है भी। आज भी हमने देखा है कई सारी योजनाओं के लिए अगर योजना तो लॉन्च कर दी जाती है या फिर कार्यक्रम बना दिया जाता है, लेकिन वित्त की कमी उसके लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन के सामने खड़ी हो जाती है। जैसे आयुष्मान भारत योजना की बात करें तो एक बहुत बड़ी योजना शुरू की गई है, शुरू भी कर दिया गया है, लेकिन आगे के वर्षों में वो योजना कैसे संचालित होगी, उसके लिए वित्त कहाँ तक आएगा, इसके बारे में अभी तक कोई स्पष्टीकरण सरकार द्वारा नहीं दिया गया है। तो हो सकता है कि इस तरह से अगर एक वित्त की कमी इस योजना के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन जाए और ये योजना जो बहुत सफल हो सकती है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा परिवर्तन ला सकती है, तो उस योजना में एक व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। उसके अलावा निगरानी का अभाव और प्रगति मापन में कमी, ये दोनों बहुत ही बड़ी समस्याएं हैं। योजनाओं की कमी नहीं, हमारे देश में मोर देन 900 योजनाएं चल रही हैं, कई सारे कार्यक्रम और नीतियां चल रही हैं, लेकिन इन योजनाओं को चलाने के बावजूद उनकी निगरानी सही तरीके से नहीं की जाती है और प्रगति मापन भी उसको एक मेजर करने का हमारे पास कोई सही तरीका नहीं है।
अगर हम योजना चला रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ ना कुछ तो प्रोग्रेस हो रहा होगा, लेकिन ये प्रोग्रेस कैसे हो रहा है इस चीज़ को, और वो प्रोग्रेस सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये भी सही तरीके से कहीं पता नहीं चल पाता है। मतलब एक हम बोले तो एक किसी तरह की एक स्ट्रक्चर की कमी है, ठीक है, एक वैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है जो हमें सही तरीके से इन चीज़ों के बारे में बता पाए। हालांकि भारत सरकार बहुत सारे प्रयास कर भी रही है, जैसे नीति आयोग और सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MSPI जिसे बोलते हैं, उसकी सहायता से इन चुनौतियों से निपटा जा रहा है। MSPI को संकेतक तैयार करने की जिम्मेदारी भी दी गई है, और इसके अलावा सरकार द्वारा एक मंच बनाया गया है अध्यक्षीय शोध पहल, इसका नाम दिया गया है अध्यक्षीय शोध पहल। इसके द्वारा भी सतत विकास से संबंधित मुद्दों पर सांसदों द्वारा उनके संबंधित क्षेत्र तथा और जो भी विशेषज्ञ हैं किसी संबंधित क्षेत्र के, उनसे परामर्श की सुविधा को एक थोड़ा सा फ्लैक्सिबल बनाया गया है, जिनसे परामर्श ले करके इस तरह की योजनाएं, ये अध्यक्षीय शोध पहल जो है उसके अंतर्गत संकेतक तैयार किए जाएंगे। उसके अलावा सभी राज्यों द्वारा भी सतत विकास पर दृष्टि पत्र तैयार करने का निर्देश दिया गया है। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की कि नीति आयोग ने किस तरह से राज्यों के लिए एक सतत विकास सूचकांक तैयार किया है, तो ये भी एक बहुत अच्छी पहल है। इससे हमें पता चल सकता है कि किस राज्य में कमी है, कहाँ कमी है, और उसे किस हद तक सुधारना है, और उसे सुधारने के लिए उस राज्य द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं। अगर कुछ त्रुटि है तो उसमें केंद्र सरकार भी सहयोग दे सकती है। तो इस तरह भारत सरकार के प्रयासों को देखें तो सतत विकास की प्राप्ति की दिशा में बहुत गंभीर है। हालांकि अभी हम कोई बहुत उल्लेखनीय प्रगति नहीं कर पाए हैं, लेकिन अगर हम इसी तरह से आगे बढ़ते रहें तो बिल्कुल हम प्रगति कर भी पाएंगे, ठीक है। और एक पर्यावरण को संरक्षित करते हुए राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर हम सतत विकास की प्राप्ति कर भी पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम यहाँ पर लीनियर इकोनॉमी को एक सर्कुलर इकोनॉमी बनाएं। जब तक हम अपनी लीनियर इकोनॉमी को सर्कुलर इकोनॉमी नहीं बनाएंगे, तब तक हम सतत विकास की प्राप्ति की दिशा में बहुत बढ़िया नहीं कर पाएंगे। कई सारे देश इस सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ मूव कर भी रहे हैं। सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब ये होता है कि हमारे पास जितने भी जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बचते हैं, उन सभी वेस्ट प्रोडक्ट्स को किस तरह से हम यूज करेंगे। किसी भी प्रोडक्ट को वेस्ट नहीं होने देना है। जो भी सामान है उसे हम किस तरह से यूज करेंगे ताकि वो पर्यावरण को फिर से कम क्षति पहुंचा सके, इस चीज़ को सुनिश्चित किया जाता है सर्कुलर इकोनॉमी में। तो पर्यावरण के क्षेत्र में एक नया कॉन्सेप्ट है, और अभी हाल के दिनों में बहुत ज़्यादा ये जोर भी पकड़ रहा है। तो भारत को भी इस दिशा में आगे बढ़ते हुए लीनियर इकोनॉमी की जगह सर्कुलर इकोनॉमी में आगे बढ़ना होगा। साथ ही भारत को ये भी सुनिश्चित करना होगा कि हम पर्यावरण को संरक्षित करते हुए अगर कोई प्रयास कर रहे हैं, अगर हम पर्यावरण को संरक्षित करते हुए अपने देश को की आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए या सामाजिक ढांचे को ही मजबूत करने के लिए अगर कोई प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें किसी भी तरह से हम समझौता ना करें। जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, अभी हमने देखा है ताप आधारित ऊर्जा की जगह अब सौर आधारित ऊर्जा को ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में भी हम एक संस्थापक सदस्य बने हैं। तो इन सब प्रयासों के द्वारा हम देख सकते हैं कि ताप आधारित संयंत्रों की जगह पर, ताप आधारित ऊर्जा की जगह पर अब हम नवीकरणीय ऊर्जा पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। लेकिन यहाँ एक समस्या ये भी है कि ताप आधारित उद्योगों में हमने देखा है कई बहुत ज़्यादा रोजगार सृजन होता है, पर क्या सौर ऊर्जा के क्षेत्र में हम उतना रोजगार सृजन कर पाए हैं? बिल्कुल नहीं कर पाए हैं। तो भारत सरकार को इस दिशा में भी ध्यान देना होगा कि अब हम किसी भी तरह से समझौता ना करें, क्योंकि रोजगार सृजन भी सतत विकास लक्ष्य में एक बहुत बड़ा उद्देश्य है हमारा, ठीक है। पर्यावरण को संरक्षित रखना है, लेकिन उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम रोजगार सृजन से कोई समझौता करें, क्योंकि अगर रोजगार उत्पन्न नहीं होगा तो ये बिल्कुल देश की इकोनॉमी को एक नुकसान पहुंचाने वाला कदम है। तो हर तरफ से देख करके चलना है और सभी डायमेंशंस में सोचना होगा।